हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिजिटल बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। Dash is a set of instruction, data or program used to operate computers and execute specific tasks. ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम जिनका हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए और किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर या फिर नेटवर्क। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर इज अ करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि साथ में मिलकर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप जो यूट्यूब यूज करते हो, आप जो व्हाट्सएप यूज करते हो, ये एग्जांपल्स है हमारी सॉफ्टवेयर की। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हो, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, तो वहां पर आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर की जरूरत जो है वो पड़ती है। सबसे पहला आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जरूरी होता है। इसके बिना आप कंप्यूटर को रन जो है वो नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो विंडोज है वो एक तरह का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है और उनको बाकी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाने में हेल्प करता है, जिससे कंप्यूटर अपना काम जो है वो आसानी से कर पाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप अगर MS वर्ड यूज कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उसको एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज जो है वो कर रहे हो। जैसे व्हाट्सएप हो गया तो वो भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको सॉफ्टवेयर का मीनिंग और उसकी टाइप्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उसकी इंटरेक्शन करवाता है बाकी सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि ये कंप्यूटर अपना काम सही तरीके से कर सके। तो इस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ करेक्ट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और वो जो प्रोग्राम है वो यूज किए जाते हैं बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको रन करने के लिए और कंप्यूटिंग सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इसका आंसर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये काम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी विंडोज की, तो विंडोज एक्चुअली में है क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का और इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए, उनको रन करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम की रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाकी ये जो डिवाइस ड्राइवर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम डिवाइस ड्राइवर की बात करें, देखो डिवाइस ड्राइवर यूज किया जाता है किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का काम, आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो करता है। यानी कि अगर आप अपने प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो और ये चाहते हो कि आप कमांड दो और प्रिंट जो है प्रिंट आउट निकल कर आ जाए, तो उसके लिए आपको पहले एक ड्राइवर चाहिए होगा, डिवाइस ड्राइवर चाहिए होगा, जिससे
प्रिंटर को आप कम्युनिकेट करवा पाओगे आपने अपने सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, क्योंकि आप जो प्रिंटिंग की कमांड दोगे वो अपने सॉफ्टवेयर में से ही तो दोगे। जैसे एमएस वर्ड हो गया, वहां से आप प्रिंटिंग की कमांड दोगे, तो वो प्रिंटिंग की कमांड इस हार्डवेयर डिवाइस यानी कि प्रिंटर को कैसे मिलेगा, तो ये डिवाइस ड्राइवर के थ्रू मिलेगा। क्लियर है? फिर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसका क्या काम होता है, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, ये कुछ ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। देखो नॉर्मली हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, और इसको मशीन की भाषा ही समझ में आती है। और मशीन की भाषा क्या होती है, 010101, ऐसे मशीन की भाषा होती है, ठीक है। अब जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, या फिर असेंबली लैंग्वेज जो पहले हम यूज करते थे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो करता है। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। मैनेज इन द सेंस कि उसको स्मूथ वर्किंग में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस है वो स्मूथ तरीके से जो है वो काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई आर द डिवाइस ड्राइवर इसेंशियल फॉर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। तो कंप्यूटर फंक्शनैलिटी के अंदर डिवाइस ड्राइवर क्यों जरूरी है। पहला देखो, दे इनेबल द सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो ये सीपीयू की हेल्प करता है कि वो एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। या फिर दे मैनेज एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। या फिर दे सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बोला था कि हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है सॉफ्टवेयर के साथ डिवाइस ड्राइवर, यानी कि जो भी उनके बीच में गैप होता है, उस गैप को कम करने के लिए ब्रिज के तौर पे जो है वो काम करता है, और हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दे अलाउ यूजर्स टू मॉडिफाइड एंड एडिट सिस्टम सेटिंग। तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो डिवाइस ड्राइवर है वो हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को कम करने के लिए ब्रिज का काम करता है और उनको आपस में जो है वो कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन जो है वो हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डिफरेंशिएट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्रॉम द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये डिफरेंट क्यों है बाकी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। पहला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर इट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। या फिर इट ओनली वर्क्स विद स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। या फिर इट डायरेक्टली मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ट्रांसलेटर का मेन काम क्या होता है कि वो हाई लेवल जो कोड होता है, यानी कि हाई लेवल के जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन उसको समझकर टास्क को एग्जीक्यूट जो है वो कर पाए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट समय के साथ हुई है, उनकी भी कई सारी जनरेशंस रही है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी भी कई सारी जनरेशंस है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो फोर्थ जनरेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो कौन सी यहां पर बेस्ट स्टेटमेंट है जो कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रही है। पहला, दे आर मशीन डिपेंडेंट एंड रिक्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। ये मशीन डिपेंडेंट है और हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन जरूरी है। दे आर प्राइमरली यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। सिस्टम लेवल जो प्रोग्रामिंग होती है उनके लिए इसको प्राइमरली यूज किया जाता है। या फिर दे अलाउ यूजर्स टू स्पेसिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट डिफाइनिंग हाउ इट शुड बी डन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत क्या है कि इस लैंग्वेज के अंदर आप सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को स्पेसिफाई करते हो कि आपको क्या काम करवाना है, और अब काम को कैसे करना है वो कंप्यूटर डिवाइस खुद जो है वो चूज करता है। यानी कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस काम को कैसे करना है, वो अपने आप ही जो है वो कर देगा। जैसे आप मान के चलिए आपने कोई फाइल बनाई है, तो आपने सिर्फ उसको बोला कि इस फाइल को सेव कर दीजिए। अब फाइल को कैसे सेव करना है वो कंप्यूटर खुद ही जो है वो कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, दे ओनली इंक्लूड लैंग्वेज सच एज जावा एंड सी प्लस। तो ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये और ज्यादा एडवांस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो, दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है वो शुरू कर दिया है, साथ के साथ वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी सीख चुके हैं। दे रिक्वायर यूजर्स टू डिटरमाइन एल्गोरिदम एक्सप्लिसिटली, ये गलत है। देखो, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको प्रॉब्लम बता दीजिए, ये अपने आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है वो आपको दे देगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दे एम्फसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन कोडिंग स्ट्रक्चर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। इन लैंग्वेज का जो मेन फोकस है वो यही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया जाए, ये ज्यादा कोडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। दे इंक्लूड लैंग्वेज लाइक प्रोलॉग और LISP, तो ये जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारे प्रोलॉग और LISP लैंग्वेजेस जो है वो आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डज आर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिलोंग टू। देखो, सबसे पहले ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? देखो, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किया जाता है डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए। अब ये डाटाबेस क्या होता है? देखो, डाटाबेस एक सेंट्रल लोकेशन होती है जहां पर बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, ताकि हम जब चाहे उसको एक्सेस करके डाटा का यूज कर पाए। तो डाटाबेस के अंदर मैनिपुलेशंस करने का काम, डाटा एंट्री करने का काम, कोई भी चेंजेस करने का काम जो है वो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो है यूज किया जाता है, जो कि है डाटाबेस को मैनेज करना। इसका कोई और यूज जो है वो नहीं है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन देख लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ये हमारे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखो, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वहां पर सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। सोर्स कोड बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी यहाँ पर कोडिंग वगैरह जो है वो की है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि आप इसको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड जो है वो कर सकते हो, ठीक है, और इसका सोर्स कोड भी आपको आसानी से जो है वो मिल जाता है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज कर सकते हो। ये प्राइमरी एडवांटेज भी होता है और मीनिंग भी होता है। अब ऑप्शन देख लो, इट गारंटीज हायर सिक्योरिटी देन द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। अब ये आपका प्राइमरी एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, कोई भी उनको यूज कर पाता है, इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं एज कंपैरिजन टू proprietary software. It allows users to modify and distribute source code freely. ये यहाँ पर प्राइमरी एडवांटेज है कि यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो सोर्स कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को। इट एलिमिनेट्स और कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम, तो ये यहाँ पर गलत है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग लेने की भी जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा प्राइमरी एडवांटेज है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जर्नल पब्लिक लाइसेंस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जर्नल पब्लिक लाइसेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला देखो, इट इज अ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंस फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंस है, ठीक है, और इसको कौन फॉर्मुलेट करता है और मेंटेन करता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इट अप्लाइज टू सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इम्पोज सेवरल कंडीशंस ऑन बोथ लाइसेंसर एंड लाइसेंसी ऑफ द कवर्ड सॉफ्टवेयर। देखो, बेसिकली ये जो जर्नल पब्लिक लाइसेंस होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लिया जाता है, ठीक है। वैसे तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उसका सोर्स कोड को आप मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर फिर भी वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि
दोनों ही पार्टीज लाइसेंसर और लाइसेंसी को जो है वो माननी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इन कंडीशन को स्पेसिफाई करने का काम जो है ये लाइसेंस जो है वो करता है। उसके बाद देखो जीपीएल कवर सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड एंड फ्रीली प्रोवाइडेड फॉर यूज कॉपीइंग स्टडी मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो लाइसेंस है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डेवलप करने के बाद फ्रीली दिया जा सकता है यूज करने के लिए, कॉपी करने के लिए, स्टडी करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो उनको ही जीपीएल ये लाइसेंस जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश अरेंजमेंट इज वेयर द लाइसेंसर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्रीज टू प्लेस द सोर्स कोड एंड सर्टेन मटेरियल्स रिलेटिंग टू दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी द एस्क्रो एजेंट। तो इस अरेंजमेंट का जो नाम है वो है सॉफ्टवेयर एस्क्रो। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ये सॉफ्टवेयर एस्क्रो है क्या और ये किस लिए यूज किया जाता है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए एक ए कंपनी है और यहाँ पर बी कंपनी है। ए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ए कंपनी जो है फीस बेसिस पे दूसरी कंपनीज को यूज करने के लिए देती है। तो बी कंपनी ने फीस बेसिस के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को ले लिया, लाइसेंस पे ले लिया, ठीक है। अब नॉर्मली जो ए कंपनी होगी वो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है और जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है उसको अपने पास ही रखती है और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर सामने वाली पार्टी को यूज करने के लिए जो है वो दे देती है, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या आती है कि बाई चांस अगर जो ए कंपनी है वो फेल हो जाती है या फिर वो अपनी सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाती, तो इस वाली कंपनी को यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। अगर ये सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई तो ये सॉफ्टवेयर को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिनसे इनको लॉस होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एस्क्रो एजेंट को ये जो एस्क्रो अरेंजमेंट है इसको जो है लेकर आया गया था। इसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया था, मान के चलिए एक सी कंपनी, और ये सी कंपनी के पास ये जो ए कंपनी है यानी कि जो लाइसेंसर है वो सॉफ्टवेयर का जो भी सोर्स कोड होगा और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा उसको रख देगा, ताकि इमरजेंसी के टाइम में अगर ये अपने काम को नहीं कर पाते यानी कि अपनी सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाती है तो ये थर्ड पार्टी ये सोर्स कोड बी को दे दे, ताकि सोर्स कोड का यूज करके वो सॉफ्टवेयर को रन कर पाए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। तो ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एस्क्रो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। पहले अगर हम यहाँ पर शेयरवेयर की बात करें, शेयरवेयर क्या होता है, देखो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रायल बेसिस पे आपको मिलता है। मतलब कि शेयरवेयर आपको कुछ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे आप नॉर्मली आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करो, ठीक है, तो आपको पहले 30 दिन वो फ्री में देगा कि आप ट्रायल कर लीजिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगे तो आप यहाँ पर परचेज जो है वो कर लीजिए, ठीक है। तो शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको ट्रायल बेसिस पे मिलता है, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए ट्रायल पे रखा गया है सॉफ्टवेयर उतने टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर मिलेगा यूज करने के लिए। और जैसे ही ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ेगा। और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमेशा के लिए फ्री होता है, यानी कि यहां पर आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो क्या की डिफरेंस है, पहले देखो शेयरवेयर इज फ्री ओनली फॉर ट्रायल पीरियड वाइल फ्रीवेयर इज फ्री इंडेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो शेयरवेयर होता है वो सिर्फ ट्रायल पीरियड के लिए ही फ्री होता है, जो कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है। पर जो फ्रीवेयर होता है वो हमेशा के लिए फ्री ही रहता है। शेयरवेयर रिक्वायर्स पेमेंट आफ्टर अ ट्रायल पीरियड, जैसे ट्रायल पीरियड ओवर हो जाता है तो शेयरवेयर को यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और जो फ्रीवेयर है वहां पर आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शेयरवेयर मे हैव लिमिटेड फीचर्स ड्यूरिंग द ट्रायल वाइल फ्रीवेयर टिपिकली ऑफर फुल फंक्शनैलिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब आप शेयरवेयर को यूज कर रहे होते हैं ना तो आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बस कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप ये जान पाओ कि जो सॉफ्टवेयर है वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। पर फ्रीवेयर क्योंकि फ्री होते हैं तो वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड जो है वो कर देता है। तो ये सारे ही डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड वेब एप्लीकेशंस। तो पहले हम वेब ब्राउजर्स की बात करते हैं। वेब ब्राउजर्स बेसिकली क्या है, वेब ब्राउजर का यूज हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं और किस लिए करते हैं, तो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए जो क्रोम हो गया, जो फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स हैं जिनका यूज करके आप वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो और
इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस जो है वो कर सकते हो। जब आप क्रोम में सर्च करते हो तो आपके सामने वेबसाइट्स आती हैं, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं, आप उनको एक्सेस आसानी से कर पाते हो। वेब एप्लीकेशंस यहाँ पर क्या होती है? वेब एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि वेब सर्वर के थ्रू जो है वो ऑपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो जीमेल हो गया, उसको आप वेब सर्वर्स के द्वारा जो है वो ऑपरेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, तो वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। अब इनके बीच में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनके बीच में प्रॉपर डिफरेंशिएट कर रही है? पहला देखो, वेब ब्राउजर्स रिट्रीव एंड डिस्प्ले वेब पेजेस व्हाइल वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट डायनेमिक ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वेब ब्राउजर्स जो है वो वेब पेजेस को रिट्रीव भी करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और जो वेब एप्लीकेशन है वो डायनेमिक ऑनलाइन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड ऑन यूजर डिवाइस एंड वेरियस वेब ब्राउजर्स रिक्वायर कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये बिल्कुल गलत है। वेब एप्लीकेशंस यूजर के डिवाइस पे स्टोर्ड नहीं होते, उसको आप वेब सर्वर के द्वारा ही ऑपरेट जो है वो कर सकते हो। जैसे जीमेल हो गया, तो आप उसको गूगल पे जाके ही एक्सेस जो है वो कर सकते हो। उसके बाद वेब ब्राउजर्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली व्हाइल वेब एप्लीकेशन रिलाई ऑन बैक एंड सर्वर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेब ब्राउजर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, पर जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनको बैक एंड सर्वर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, यानी कि वो वेब सर्वर के थ्रू ही ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। ठीक है। तो ये जो वेब एप्लीकेशंस है इनको आप वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते हो, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टली डिफरेंशिएट कर रही है वेब ब्राउजर्स को और वेब एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पहला देखो, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग वेब एप्लीकेशंस। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए। या फिर इट अलाउज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा। ये अलाउ करता है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। या फिर इट इज अ यूजर इंटरफेस दैट हेल्प्स इन सॉफ्टवेयर डीबगिंग। ये एक यूजर इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डीबगिंग कर सकते हैं। या फिर इट इज अ स्पेशलाइज्ड टूल यूज्ड ओनली इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो एपीआई है, जो हमारा एपीआई है वो यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर को अलाउ करते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए और डेटा को एक्सचेंज कर पाए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज नॉट करेक्ट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? पहला, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एक्सेस टू सोर्स कोड फॉर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सोर्स कोड के साथ आपको मिलते हैं जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। OSS ऑलवेज गारंटीज हायर सिक्योरिटी देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ये यहाँ पर गलत है। OSS कैन बी कमर्शियली यूज एंड अडेप्टेड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल। बिल्कुल करेक्ट है। जो OSS है वो कमर्शियली आप यूज कर सकते हो और इसको अपनी बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। OSS डेवलपमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन बाय ग्लोबल डेवलपर्स। तो जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसकी डेवलपमेंट को काफी बेनिफिट मिला है क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल डेवलपर जो है वो साथ में मिलकर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। बाकी ये तीन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के स्ट्रेंथ और वीकनेस के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? पहले देखो, OSS प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग्स बाय एलिमिनेटिंग लाइसेंसिंग फीस। बिल्कुल करेक्ट है। आपकी जो कॉस्ट है वो सेव होती है क्योंकि आपको लाइसेंस फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। OSS requires organization to maintain in-house expertise and for troubleshooting and customization। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये एक तरह की वीकनेस होती है। ये तो आपका स्ट्रेंथ है पर ये वीकनेस है कि अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करें तो उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद ही उसे जो है वो सॉल्व करनी होती है। आप किसी मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनी से उसे सॉल्व जो है वो नहीं करवा सकते हो, जिसके लिए आपको इन हाउस एक्सपर्टीज की जो है वो जरूरत पड़ती है ताकि कोई भी अगर ट्रबल आए तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके और जरूरत पड़े तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, OSS इज इम्यून टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ड्यू टू इट्स ओपन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये यहाँ पर गलत है। ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से इम्यून नहीं है। इस पे भी अटैक हो सकते हैं, इसको भी हैक किया जा सकता है। OSS allows companies to modify and adapt software to their specific needs। तो ये एक स्ट्रेंथ है।
तो ऑप्शन तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, पर ये तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। इट enables devices such as computers, servers, printers and other peripherals to communicate with each other and share data whether they are located in the same building or across the globe। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर पाए और इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चले, एक एक्सवाइटेड कंपनी है, वहां पर यहाँ पर 5 कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है वो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, पांचों कंप्यूटर को आपस में कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से कनेक्ट करेंगे ताकि ये आपस में रिसोर्सेज को, यानी कि प्रिंटर वगैरह को शेयर कर पाए। पांचों कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट जो है वो निकल पाए और साथ के साथ डेटा को भी एक्सचेंज कर पाए, डेटा को भी शेयर जो है वो कर पाए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू हम जो है सर्वर्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, उनको आपस में कनेक्ट जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम facilitating worldwide communication, access to data resources through a vast collection of private, public, business, academic and government networks। ठीक है, तो एक ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड डेटा को एक्सेस कर सकते हो वेरियस रिसोर्सेज से, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, एकेडमिक, गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है इंटरनेट इज अ करेक्ट आंसर। ये यहां पर हमारा ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा को एक्सेस जो है वो कर सकते हो वेरियस रिसोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंट्रानेट। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से इंट्रानेट को डिस्क्राइब जो है वो कर रही है? सबसे पहले इंट्रानेट है क्या, ये थोड़ा सा यहां पर समझिए। देखो, इंट्रानेट इंटरनेट के जैसा ही होता है। जो इंट्रानेट होता है वो इंटरनेट के जैसे ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो इंट्रानेट होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, वो यहां पर अगर अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट की बजाय इंट्रानेट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड, मतलब कि ग्लोबल नेटवर्क है, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर कंपनी के कुछ यहां पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसे सेव करके रखना जरूरी है। तो इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो इंट्रानेट का यूज करते हैं ताकि इसकी हेल्प से वो अपने एम्प्लॉयज और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके और डेटा का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से, सिक्योर तरीके से जो है वो हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है ये ग्लोबल नेटवर्क है जो सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ग्लोबल नेटवर्क नहीं है। ठीक है, और ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एक्सटर्नल यूजर्स टू ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ये भी बिल्कुल गलत है। ए नेटवर्क यूज टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, ये भी गलत है। उसके बाद एक प्राइवेट नेटवर्क यूज टू सिक्योरली शेयर इंफॉर्मेशन अमंग एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसके थ्रू एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज और उनके जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उनको आपस में कनेक्ट करती है ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर वगैरह जो है वो कर सके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एक्स्ट्रानेट एंड हाउ इट इज टू बी कनेक्टेड इंट्रानेट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एक्स्ट्रानेट को डिफाइन करती है और वो कंपनी के इंट्रानेट से कैसे कनेक्टेड होता है? सबसे पहले एक्स्ट्रानेट है क्या, इसको थोड़ा सा यहां पर समझिए। एक्स्ट्रानेट एक तरह का एक्सटर्नल नेटवर्क होता है जिसके थ्रू जो ट्रस्टेड आउटसाइडर यूजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, उसका एक्सेस जो है वो ले पाते हैं और रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रानेट होते हैं वो कंपनी के इंट्रानेट के साथ राउटर और फायरवॉल के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक्स्ट्रानेट एक एक्सटर्नल नेटवर्क है जो कि अलाउ करता है ट्रस्टेड आउटसाइडर्स यूजर्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क यानी कि इंट्रानेट के साथ कनेक्ट करके उसका एक्सेस ले पाए और रिसोर्सेज को शेयर कर पाए
और नॉर्मली एक्सट्रानेट को राउटर और फायरवेल के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, एक्सट्रानेट इज इंटरनल नेटवर्क, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, इंटरनल नेटवर्क नहीं होता है। उसके बाद एक्सट्रानेट इज अ ग्लोबल एक्सेसिबल नेटवर्क, ये भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ग्लोबल एक्सेसिबल नेटवर्क जो है वो नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें राउटर्स की जरूरत पड़ती है, पर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि राउटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसके बाद एक्सट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डज नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क के प्राइमरी फंक्शन को डिस्क्राइब करे। पहला, कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिंगल लोकेशन विदाउट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, या फिर इनेबलिंग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, या फिर अलाउइंग कंप्यूटर्स टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट डेटा ट्रांसफर, या फिर लिमिटिंग रिसोर्स शेयरिंग टू अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करना और इनेबल करना कि वो आपस में डेटा और रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से शेयर कर पाए, तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो जो गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहला, गाइडेड मीडिया ट्रांसमिट डाटा ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि जो गाइडेड मीडिया है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में गाइडेड मीडिया जो है वो एक डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करता है, वाइल अनगाइडेड मीडिया अलाउ बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो, या फिर गाइडेड मीडिया यूजेस फिजिकल केबल्स फॉर ट्रांसमिशन वाइल अनगाइडेड मीडिया रिलाइज ऑन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, या फिर अनगाइडेड मीडिया इज मोर सिक्योर देन द गाइडेड मीडिया ड्यू टू वायरलेस इंक्रिप्शन मेथड्स, या फिर गाइडेड मीडिया इज यूज्ड ओनली इन हाई स्पीड नेटवर्क्स वेयर इज अनगाइडेड मीडिया इज यूज्ड इन लो स्पीड एप्लीकेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो गाइडेड मीडिया होता है वो फिजिकल केबल के थ्रू जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, पर जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके डेटा को जो है वो ट्रांसमिट जो है वो करता है, यानी कि इसे फिजिकल केबल्स की जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्राइमरी रोल यहाँ पर क्या होता है। प्रोवाइडिंग यूजर्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट को का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना, या फिर एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है और जो यूजर्स है उसके बीच में एक इंटरमीडिएरी की तरीके से काम करना, उनको आपस में कनेक्ट करना, या फिर रिस्ट्रिक्टिंग यूजर एक्सेस टू ओनली लोकल नेटवर्क्स, कि जो यूजर्स है वो सिर्फ लोकल नेटवर्क्स को एक्सेस कर पाए, या फिर इंक्रिप्टिंग ऑल यूजर डेटा बिफोर ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो प्राइमरी रोल होता है वो यही होता है कि वो एक इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करता है यूजर्स और वर्ल्ड वाइड के बीच में, और उनको आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, एन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम इज डिजाइन टू मॉनिटर ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्क एक्टिविटी. It identifies any suspicious pattern that may indicate a network or system attack from someone attempting to break into or compromise the system. IDS is considered to be passive monitoring system because, सबसे पहले इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो देखो हमारा जो नेटवर्क है ना, हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और इस नेटवर्क के थ्रू ही हमारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, और नेटवर्क से बाहर जो भी डेटा जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है, उसको हमें मॉनिटर करना जरूरी होता है, ताकि अगर कोई भी अटैक हो, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, तो उसे हम फाइंड आउट कर सके और एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो ले सके। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम यही काम करता है। इसे डिजाइन किया गया है जितने भी इनबाउंड यानी कि नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, और आउटबाउंड जो भी नेटवर्क से बाहर डेटा जा रहा है या फिर ट्रैफिक जा रहा है, उसको मॉनिटर करना और किसी भी तरह के सस्पिशियस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, जिससे हमें पता लग सके कि हमारा जो सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या फिर हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक किया जा रहा है। पर ये जो आईडीएस है इसको हम एक पैसिव मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। इसका रीजन क्या है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले द मेन फंक्शन ऑफ आईडीएस प्रोडक्ट इज वार्न यू ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, नॉट प्रिवेंट देम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो आईडीएस का मेन फंक्शन है कि वो आपको वार्न कर देता है,
मतलब कि आपको बता दे रहा है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, पर ये खुद उसको प्रिवेंट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, अगर मान के चलिए कोई पर्सन घर में जबरदस्ती घुस रहा है, तो वो जो सीसीटीवी कैमराज है वो अलार्म बजाकर आपको वार्न कर सकते हैं, पर वो सीसीटीवी कैमरा खुद उस पर्सन को रोक नहीं सकते या फिर उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम पैसिव सिस्टम जो है वो कहते हैं। ये भी सेम चीज करता है कि आपको वार्न कर देगा कि भाई देखो ये गलत काम हो रहा है, पर आपको ही एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, या खुद उसको प्रिवेंट नहीं करता, ना ही रोकता है। द मेन फंक्शन ऑफ आईडीएस प्रोडक्ट इज टू एक्टिवली प्रिवेंट सस्पिशियस एक्टिविटी फ्रॉम अकरिंग बाय ब्लॉकिंग इट बिफोर इट कैन कॉज हार्म। तो ये फंक्शन नहीं होता है आईडीएस का। आईडीएस प्रोडक्ट्स प्राइमरी फोकस ऑन encrypting data to prevent unauthorized access rather than warning about suspicious activity। तो ये सिर्फ डेटा को इनक्रिप्ट करने के ऊपर जो है वो फोकस करता है, ताकि किसी भी तरह के अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सके, पर ये आपको वार्निंग नहीं देता है। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज एन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम डिफर फ्रॉम इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। तो देखो, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम की जो भी खामियां थी, जो भी दिक्कतें थी, उसे दूर करने के लिए इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम जो है लेकर आया था। दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम है वो ना केवल हमें वार्निंग देता है, साथ ही साथ वो प्रिवेंट भी करता है। यानी कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अटैक हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग हमें वार्निंग भी देता है, साथ ही साथ उसको प्रिवेंट भी करता है ताकि वो और ज्यादा ना फैल सके। ठीक है, तो अब यहां पर ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए कह रहा है आईडीएस एक्टिवली ब्लॉक नेटवर्क थ्रेड्स, आईपीएस ओनली मॉनिटर्स एंड लोग्स सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये गलत है। आईडीएस डिटेक्ट्स एंड अल्टर alerts about suspicious activity while IPS take preventing actions to block them। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो आईडीएस है वो सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और आपको अलर्ट करता है, पर जो आईपीएस है वो आप यहां पर प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेता है ताकि वो उसको ब्लॉक जो है वो किया जा सके। आईडीएस रिक्वायर्स हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वेयर आईपीएस इज प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों केस में आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आईडीएस इज ओनली यूज्ड इन लार्ज इंटरप्राइजेस व्हाइल आईपीएस इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपकी कंपनीज के लिए ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज की फंक्शन ऑफ राउटर इन नेटवर्क। तो राउटर का की फंक्शन क्या होता है नेटवर्क के अंदर। पहला, इट कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो सेम लोकल एरिया नेटवर्क है वहां पर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। या फिर टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, जो डिफरेंट नेटवर्क है उसके अंदर डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। या फिर टू फिल्टर एंड ब्लॉक मलिशियस ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क, या फिर टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राउटर का मेन फंक्शन यही होता है कि जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनके अंदर डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। जैसे अगर एक मान के चले एक ए नेटवर्क है, एक बी नेटवर्क है, तो ए नेटवर्क से अगर कोई मैसेज भेजा गया है तो उस मैसेज को बी नेटवर्क तक पहुंचाने का जो काम है, फॉरवर्ड करने का जो काम है, वो राउटर करता है। क्या करता है? राउटर करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के रिगार्डिंग करेक्ट है? इसको हम शॉर्ट में वीपीएन कहते हैं। आई एम श्योर आपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में नहीं सुना होगा, पर वीपीएन के बारे में जरूर सुना होगा और आपने उसे यूज भी जरूर किया होगा। वीपीएन क्या है? पहले देखो, वीपीएन क्रिएट्स अ सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। देखो, जब आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट का यूज कर रहे हो अपना कोई भी काम करने के लिए, तो वो लेस सिक्योर नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी उसे एक्सेस करके आपके सिस्टम को हैक जो है वो कर सकता है। तो वीपीएन बेसिकली एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है, मतलब कि एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है जिसकी हेल्प से आप सिक्योरली जो है अपना काम जो है वो कर पाते हो, किसी सिस्टम को एक्सेस कर पाते हो। इट अलाउज रिमोट यूजर्स टू सिक्योरली एक्सेस द प्राइवेट नेटवर्क, शेयर डाटा रिमोटली थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क एज इफ देयर डिवाइसेस वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइवेट नेटवर्क। अगर मान के चलिए कोई यहाँ पर यूजर है, ठीक है, वो किसी प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहता है इंटरनेट का यूज करके, तो वो वीपीएन का यूज जो है वो कर सकता है। वो वीपीएन का यूज जो है वो कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वो इंटरनेट का यूज करके प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा और वहां पर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो वीपीएन का यूज कर लेगा। वीपीएन आर कॉमनली यूज फॉर इनहांस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये भी करेक्ट है कि जो वीपीएन है उसका यूज प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए जो है वो किया जाता है, ताकि कोई भी पर्सन जो है अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को जो है वो बचा पाए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट रोल डज फायरवॉल प्ले इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जो फायरवॉल होता है, जो फायरवॉल होता है वो कौन सा काम करता है?
इट फिजिकली ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो ये फिजिकली जो यूजर्स हैं उनको ब्लॉक करता है, मतलब कि ये फिजिकली अनऑथराइज यूजर्स को ब्लॉक करता है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना कर पाए, या फिर इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। यानी कि ये बेसिकली नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रहा है या फिर नेटवर्क से बाहर जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, और इसके लिए वो पहले से ही प्री डिफाइंड जो रूल्स है उनको यूज करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो फायरवॉल बेसिकली एक दीवार की जैसे काम करता है और ये किसी भी तरह के अटैक से हमारे नेटवर्क को जो है वो बचाता है। हम इसके अंदर पहले से ही कुछ रूल्स फिट कर देते हैं, कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये जो फायरवॉल है वो सभी ट्रैफिक को, आने वाले जाने वाले को मॉनिटर करता है। और अगर कहीं पे कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता, तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक जो है वो कर देता है, ताकि हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी देखो, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जो नीड है उसको रिप्लेस कर देते, तो ऐसा नहीं है। इट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर रिमोट यूजर्स, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहले देखो, लैन कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल यहां पर कर देखो, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी हेल्प से हम एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि मान के चलिए एक बिल्डिंग हो गया, या फिर एक स्कूल हो गया, एक हॉस्पिटल हो गया, इतने एरिया में ही कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं और डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही छोटे एरिया में। तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। लैन टिपिकली ऑफर हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड कंपेयर टू वैन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, तो ये ज्यादा हाई स्पीड से डेटा को जो है वो ट्रांसफर करता है। लैन रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन, जो लैन है वो इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से ही फंक्शन जो है वो कर पाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लैन को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद देखो, लैन कैन बी वाइड और वायरलेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि लाइन जो है वाइड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो लोकल एरिया नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज अ वाइड एरिया नेटवर्क डिफर फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे डिफर करता है। देखो, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग को बहुत बड़े एरिया में कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक पूरे शहर में या फिर पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में डिवाइसेस को हम जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा। लैन जो है वो छोटे एरिया के लिए है और जो वैन है वो बड़े एरिया के लिए है। तो वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ऑफन यूज पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो वैन है वो लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को जो है वो कवर करता है और नॉर्मली ये पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का यूज करता है। वैन आर फास्टर मोर सिक्योर देन द लैन इन ऑल केसेस, तो ये यहाँ पर गलत है। देखो, वैन ज्यादा फास्टर नहीं है और ना ही ज्यादा सिक्योर है लैन से हर केस के अंदर। लैन ज्यादा सिक्योर भी है और फास्टर भी है। लैन रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस वेर इज वैन फंक्शन विदाउट एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, ये भी गलत है कि देखो लैन को तो इंटरनेट की जरूरत यहाँ पे जो है वो पड़ती ही नहीं है। लैन आर ऑलवेज वायरलेस वेर इज वैन आर ऑलवेज वायर्ड। तो यहाँ पे जो वैन है वो ऑलवेज वायर्ड होते हैं और जो लैन है वो वायरलेस होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो वैन और लैन दोनों ही वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है जो कि दोनों को दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है प्रॉपर तरीके से। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, एक सेशन हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी वहां पर भी हमने डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार उसको जाकर जरूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन के अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो। और आप हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिएगा, जहां पर आपको डिजिटल बैंकिंग का सारा सिलेबस जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है।
और ये जो कंसेप्चुअल वीडियोस होती हैं इनकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल हैं, जिससे आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे सेशन में जो है वो एनरोल कर लीजिए। और कंसेप्चुअल वीडियोस के अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हैं। हमारे जो ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन ऐप वेव एग्जाम्स मिल जाएगी और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ मिल जाएगी और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए, कहीं ये ऑफर आपसे छूट ना जाए, ठीक है। तो विंटर कूपन कोड जरूर याद कर लेना। अगर कूपन कोड को अप्लाई नहीं करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कूपन कोड है विंटर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारी जो अपकमिंग लाइव क्लासेस है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे जो है वो एंड करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन में कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके अभी पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर सेशन को ओवर करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।